हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण। पहले अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण है क्या? विपणन वातावरण से आशय उन घटकों एवं शक्तियों से है जो प्रत्येक विपणन फर्म के कार्य संचालन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक विपणन फर्म का अपना आंतरिक वातावरण होता है, उसी प्रकार वह बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होती है। घरेलू विपणन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय विपणन का वातावरण भिन्नताओं एवं विविधताओं के कारण अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ होता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वही फर्म सफल हो सकती है जो न केवल अपने विपणन वातावरण का बारीकी से मूल्यांकन करे, वरन उसी के अनुरूप अपनी विपणन नीतियों एवं व्यूह रचनाएं बनाती है। वर्तमान समय में विपणन फर्म को सफल होने के लिए आंतरिक अधिकाधिक ग्राहक संतुष्टि प्रदान करनी होती है। ये तभी संभव है जब विपणन फर्म अपने वातावरण से सुपरिचित हो, ग्राहकों के दिलो दिमाग को अच्छी तरह से समझती हो। इसके लिए न केवल अपने विपणन वातावरण को समझना आवश्यक है, वरन उसकी सतत समीक्षा भी जरूरी है। विपणन वातावरण गतिशील होता है तथा अनेक कारणों से इसके घटकों में परिवर्तन होता रहता है। विपणन फर्म के लिए ये आवश्यक है कि वह बदलते हुए विपणन वातावरण के अनुसार अपनी विपणन नीतियों एवं कार्यक्रमों में वांछित परिवर्तन कर ले। इसके लिए फर्म को एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, जिसके अंतर्गत वह अपने आंतरिक एवं बाह्य विपणन वातावरण के बारे में वांछित सूचनाओं को एकत्रित करे, उनका बारीकी से अध्ययन एवं विश्लेषण करके भावी प्रवृत्ति का आकलन करे एवं उसी के अनुरूप अपनी विपणन नीतियों, व्यूह रचनाओं एवं कार्यक्रमों में बदलाव करे। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके फर्म न केवल बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत रख सकती है, वरन भावी अवसरों का डट कर के मुकाबला कर सकती है और फर्म को लाभ दे सकती है। अब इसमें कई तरीके के जो घटक है वो भी इसको प्रभावित करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटक, ग्लोबल फैक्टर्स। अब ग्लोबल फैक्टर्स वो क्या होते हैं? जैसे वर्ल्ड की जो आर्थिक स्थिति है उससे संबंधित हो सकते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो बाजार की जो स्थिति है या जो बाजार का जो वातावरण है वो किस टाइप का चल रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग को प्रभावित करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जैसे कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स। जैसा सभी को पता है कि आज की तारीख में जो उत्पादक है उनका केंद्र बिंदु उपभोक्ता होता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, यानी वस्तु के रंग, रूप, आकार, डिजाइन और उसकी गुणवत्ता के बारे में। तो इस तरीके से वो सबसे पहले कस्टमर रिलेटेड जो फैक्टर्स है कि जो उससे प्रभावित होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। पॉलिटिकली एंड लीगल फैक्टर्स, जिस देश में कंपनी अपनी वस्तु या सेवा बेचना चाहती है वहाँ की राजनीतिक और विधि सम्मत लीगल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके अनुकूल है या नहीं है, ये भी पता करना चाहिए। सोशल फैक्टर्स, सामाजिक घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में भी पता करना चाहिए।
कल्चर फैक्टर्स यानी सांस्कृतिक जो वहाँ के रीति रिवाज या वहाँ की जो संस्कृति है वो भी प्रभावित करती है। कंपटीशन यानी जिस वस्तु या सेवा को आप बेचने जा रहे हैं उसके प्रतिद्वंदी कैसे हैं, उसकी प्रतियोगिता कितनी है, आपके लिए बाज़ार में फर्स्ट एंट्री है या पहले से जो है बाज़ार की सिचुएशन टाइट है, वहाँ पहले से ही उस वस्तु या सेवा को देने वाले खूब सारे लोग हैं और बढ़िया सेवाएं भी दे रहे हैं और उनकी कीमत किस टाइप की है। तो इस बारे में प्रतियोगिता के बारे में भी पहले पता लगाना पड़ता है। ग्लोबल रिलेशन एमोंग नेशन एंड डिग्री ऑफ द वर्ल्ड वाइड पीस, जो दुनिया में किस टाइप के आपके रिश्ते हैं उस देश के साथ में और दुनिया में शांति के हिसाब से उस देश की क्या स्थिति है, जोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की इकोलॉजिकल स्थिति क्या है, ये चीज़ें भी प्रभावित करती है। यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, इसी तरीके से WTO, ये जो सारी इंटरनेशनल एजेंसीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी समय समय पर नियम बनाती रहती है और दिशा निर्देश जारी करती रहती है। तो इसकी भी पालना करनी होती है और उन नियमों का ध्यान रखना होता है, तो उसकी क्या स्थिति है वो भी प्रभावित करते हैं। जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है, फंक्शनिंग है, वो एजेंसी उसकी उपलब्धता कितनी है उसके बारे में भी पता करना होता है। घरेलू फैक्टर्स इन डोमेस्टिक फैक्टर्स, घरेलू घटक वो कौन कौन से हैं? फैक्टर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑफ द नेशन, खुद के देश की इकोनॉमी जिस देश में है उस देश की इकोनॉमी कैसी है उसके बारे में पता करना। इसी तरीके से ओवरऑल इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, लीगल एंड अदर डोमेस्टिक आस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी जो पूरे देश का जो आर्थिक सामाजिक वातावरण है उसकी पूरी समीक्षा करनी चाहिए। डोमेस्टिक फैक्टर्स इंक्लूड पॉलिटिकल क्लाइमेट, राजनीतिक वातावरण कैसा है, उसकी स्थिरता कैसी है, उसकी सोच, उसका दर्शन कैसा है, गवर्नमेंट अप्रोच एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड इंटरनेशनल ट्रेड, जो सरकार है उस सरकार का दूसरे देशों के प्रति या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति रवैया क्या है, लीगल सिस्टम एंड बिजनेस एथिक्स, जो कानूनी व्यवस्था है वो और व्यापारिक नैतिकता, इनके बारे में भी पता करना चाहिए। ये चीज़ भी प्रभावित करती है। जहाँ आप बिजनेस करने जा रहे हो या व्यापार करना चाह रहे हो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी क्वालिटी और अवेबिलिटी कैसी है ये भी प्रभावित करती है। दूसरा, रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी उपलब्धता सही है या नहीं है या पर्याप्त है या नहीं है। फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अवेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तकनीक जो है वो घटक भी प्रभावित करते हैं कि आपके पास में आधुनिक तकनीक है या नहीं है। दूसरे देशों में पहले से ही जो विकसित तकनीक का उपयोग अगर हो रहा है तो वहाँ पर आप पुरानी तकनीक से व्यापार नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। इंटरनल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, यानी इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल किया जा सकता है इंटरनल फैक्टर्स में।
they are related to internal situation of the company dealing with international trade. अब इसमें जैसे आंतरिक होते हैं अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन, नेतृत्व, वित्तीय संसाधन, कंपनी की छवि, क्षमता का उपयोग, विपणन मिश्रण, ये जो चीज़ें होती है ये आंतरिक होती है और उसमें वो अपना उसका खुद का नियंत्रण होता है। इसके अलावा डोमेस्टिक में भी जो बाह्य फैक्टर्स जो होते हैं जैसे जनसंख्या है, आर्थिक घटक है, राजनीतिक घटक है, वैधानिक घटक है, प्रौद्योगिकी है, कंपटीशन है, सोशल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स है, इनके ऊपर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है। अब दीज फैक्टर्स इंक्लूड, तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कंपनी का उद्देश्य क्या है, जो मैनेजरियल जो उसकी फिलोसॉफी है, जो कंपनी का जो दर्शन है वो क्या है। पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू मैनेजमेंट, उनका व्यक्तिगत जो घटक है उनकी जो सोच का है वो भी प्रभावित करता है। उनका जो मैनेजरियल जो है, जो उनकी सोच है कस्टमर्स के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में, वो भी प्रभावित करती है। कंपनी की जो नीतियाँ हैं या जो रूल्स है वो कैसे हैं, उनके बारे में भी वो अपने हिसाब से उसका परिवर्तन भी कर सकते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज, एबिलिटी ऑफ कंपनी एंड मार्केटिंग मिक्स, यानी जो व्यापार करने वाली जो कंपनी है उसकी क्षमता कैसी है, वो किस टाइप से जो है मार्केटिंग मिक्स कर सकती है, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसमें समायोजन कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी वो परिवर्तन कर सकती है, उसमें समायोजन कर सकती है। नेचर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जो उसमें कंपनी में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है और वो किस तरह के लोग हैं, उसके बारे में भी वो चीज़ भी कंपनी को प्रभावित करती है। इंटरनल रिलेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स, एक कंपनी में कई तरह के विभाग होते हैं और उन विभागों में आपसी अगर समन्वय अच्छा है तो कंपनी आसानी से मूव कर सकती है, आसानी से सारा काम कर सकती है। और अगर उनमें तालमेल की कमी है या सामंजस्य की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो थोड़ी उसमें दिक्कत आ सकती है। इसी तरीके से कंपनीज रिलेशन विथ अदर स्टेक होल्डर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, कंपनी जो है कंपनी से संबंधित जो दूसरे हितकारी लोग हैं उन लोगों के साथ और जो जिनको सेवाएं दी जा रही है उनके साथ उनका संबंध कैसा है, ये चीज़ भी देखी जाती है। इस तरीके से आंतरिक वातावरण को कंपनी अपने स्तर पर उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो बाह्य घटक है उन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है और वो सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करते हैं। थैंक यू।